सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हैं फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज पढ़ेंगे न्यूटन सूत्र की स्थापना। ये जो ऑप्टिक्स होती है, प्रकाशीय किरण प्रकाश की, उसमें एक न्यूटन सूत्र पूछा जाता है कि F1 F2 इक्वल टू x1 x2। F1 जो होती है प्रथम मुख्य फोकस दूरी कहलाती है। ये लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। इसके सेंटर से यहाँ तक की दूरी जो प्रथम मुख्य फोकस होता है, इसको हम F1 से प्रदर्शित करेंगे। और इसका जो द्वितीय मुख्य फोकस होता है F2, उसकी दूरी को हम F2 से प्रदर्शित करेंगे। और प्रथम मुख्य फोकस से वस्तु की दूरी को हम x1 से प्रदर्शित करते हैं। और द्वितीय मुख्य फोकस से जो प्रतिबिंब की दूरी होती है, इसको हम x2 से प्रदर्शित करेंगे। तो F1 क्या है? प्रथम मुख्य फोकस की दूरी। प्रथम मुख्य फोकस की दूरी कहाँ से नापेंगे? हम हमेशा O से नापेंगे। F2 क्या है? द्वितीय मुख्य फोकस की दूरी, ये भी हमेशा O से नापेंगे। x1 क्या है? x1 जो है प्रथम मुख्य फोकस से वस्तु की दूरी। x2 क्या है? द्वितीय मुख्य फोकस से प्रतिबिंब की दूरी। ये हमारे पास वस्तु है और ये इसका प्रतिबिंब है। तो यहाँ हमने किरण आरेख बना रखा है लेंस का, उत्तल लेंस का, कि एक प्रकाश किरण समांतर जा रही है। समांतर जाने वाले हमेशा फोकस से होकर गुजरती है। ये नियम हमने पढ़ रखा है कि जो भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी या प्रकाशीय अक्ष के समांतर जाती है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात वो फोकस से होकर गुजरती है। इसी प्रकार से दूसरी प्रकाश किरण हमारे पास फोकस से जा रही है, तो जो फोकस से जाएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों किरणें यहाँ पर मिल रही, दिख रहा बी डैश है, तो इसका ए बी वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर बनता है। अब इसमें त्रिभुज बन रहा, देखो एक त्रिभुज ये बन रहा और एक त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज ये बन रहा। त्रिभुज ए बी F1 और त्रिभुज ओ बी F1, ये समरूप त्रिभुज है। समरूप मतलब आइसोसेलियस त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है, एक जैसे त्रिभुज। पहला और दूसरा ए बी F1 ओ डी F1, ये समरूप त्रिभुज है, मतलब इनका शेप एक जैसा है। आइसोसेलियस जिसको हम बोलते हैं वो त्रिभुज है। तो समरूप त्रिभुज में क्या होता है कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। जब हम समरूप त्रिभुज की बात करेंगे तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। मतलब लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार बराबर कर्ण बटे कर्ण। लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार बराबर कर्ण बटे कर्ण। ये भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, उसको हम बोलते हैं संगत समरूप त्रिभुज कहते हैं। तो अब इसमें पहले वाले त्रिभुज में देखो लंब कौन सा है? लंब इस त्रिभुज में ए बी लंब है, ए बी लंब है। दूसरे त्रिभुज का लंब ओडी, ओडी दूसरे त्रिभुज का लंब है। देखो इस त्रिभुज का लंब क्या है? ए बी, और इस त्रिभुज का लंब ये ओडी है, ये ओडी। लंब बटे लंब हो गया, आधार बटे आधार। इसका आधार क्या है? AF1 और इसका आधार क्या है? OF1। तो ये हमारे पास में समरूप त्रिभुज के गुणधर्म से लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार। इसका लंब ये और इसका लंब ये, इसका आधार ये और इसका आधार ये। तो इस तरह से हमें ये समीकरण एक है। अब इसी प्रकार से ये वाला त्रिभुज ले लेंगे हम, ये वाला तीसरा और ये चौथा, तीसरा और चौथा त्रिभुज ले लेंगे। तीसरा त्रिभुज मतलब ये वाला और चौथा मतलब ये वाला। त्रिभुज ओ सी F1 व त्रिभुज ओ बी, ये वाला त्रिभुज ए डैश बी डैश F2, ए डैश बी डैश F2, ये भी समरूप है, ये भी समरूप त्रिभुज है। तो समरूप त्रिभुज में वही लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार। इसका लंब क्या है? OC, OC। उसका लंब क्या है? ए डैश बी डैश बराबर आधार। इसका आधार OF1 है, OF2 और इसका आधार F2 A डैश, F2 A डैश।
अब एक चीज ध्यान रखना है कि ओसी चित्र में देखो, ओसी किसके बराबर है, ए बी के बराबर। ओसी और ए बी दोनों बराबर है, परंतु ओसी बराबर ए बी, तो ओसी के हम ए बी लिख सकते हैं, ए बी बटे ए डैश हो गया बराबर। ओसी जो है वो ए बी के बराबर है और ए डैश बी डैश किसके बराबर है, ओ डी के बराबर। तो इसको ए डैश बी डैश को ओ डी लिख दो, ए डैश बी डैश किसके बराबर है, ओ डी के बराबर। चित्र में हमारे पास जो ओसी है वो ए बी के बराबर है और ए डैश बी डैश जो ओ डी के बराबर है। तो ओसी की जगह हमारे पास में हमने क्या लिख दिया है, ए बी लिख दिया है, और ए डैश बी डैश की जगह हमने ओ डी लिख दिया, इसकी जगह ओ डी लिख दिया, ओ डी बराबर। इसको ऐसे लिखेंगे टू ए डैश, ये समीकरण 2। देखो समीकरण 1 में क्या था, हमारे पास समीकरण ए बी बटे ओ डी और ये ए एफ वन बटे ओ एफ वन क्या थे समीकरण, ए बी बटे ओ डी बराबर ए एफ वन बटे ओ एफ वन, ए एफ वन बटे ओ एफ वन, ये समीकरण 1 थी। अब समीकरण 1 और 2 को देखो, ये हमारे पास दोनों लेफ्ट साइड बराबर है, इधर का लेफ्ट साइड बराबर तो राइट साइड भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। समीकरण 1 और 2 से यदि किसी भी समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होते हैं तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ओ एफ टू अपान में आ जाएगा एफ टू ए डैश इक्वल टू ए एफ वन अपान ओ एफ वन, ये और ये भी इक्वल होंगे यदि ये इक्वल है तो। अब हम चिन्ह परिपाटी से मान रखेंगे, चिन्ह परिपाटी से मान रखने पर, अब चिन्ह परिपाटी में ध्यान रखना ओ एफ टू, ओ से एफ टू की ये डिस्टेंस होगी, इसको अपने एफ टू मान रखना है। चिन्ह परिपाटी क्या कहती है कि लेंस के राइट हैंड की दूरियां सब प्लस में होगी और लेंस के लेफ्ट हैंड की दूरियां माइनस में लिखना, ये चिन्ह परिपाटी हमने पढ़ रखी है। लेंस के राइट की दूरियां प्लस और लेंस के लेफ्ट की दूरियां माइनस। दूरी हमेशा कहाँ से नापेंगे, सेंटर से, ओ से, इसका जो ऑप्टिकल सेंटर होता है प्रकाशी केंद्र, यहाँ से नापेंगे। तो ओ एफ टू इधर की दूरी राइट की, तो इसको प्लस लेंगे। ओ एफ टू की मान कितना है, ओ एफ टू का मान एफ टू हमने ले रखा है तो प्लस एफ टू, तो इस ओ एफ क्योंकि उधर की दूरी है एफ टू ए डैश, एफ टू ए डैश, इसका मान हमने एक्स टू ले रखा है, ये भी उधर की दूरी है, ये भी प्लस में आएगी एक्स टू बराबर ए एफ वन, ए से एफ वन की दूरी हमने एक्स वन ले रखी है, ये माइनस में आएगी क्योंकि लेंस की इधर की दूरी है, ओ से इधर की दूरी माइनस लेते हैं, ओ की उधर की दूरी प्लस लेते हैं, ये चिन्ह परिपाटी होती है। और अपान में हमारे पास में ओ एफ वन आएगी, लेकिन ये भी माइनस की आएगी क्योंकि ये इधर की दूरी होती है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर, क्या आ जाएगा ये हमारे पास में एफ वन एफ टू बराबर एक्स वन एक्स टू। इस तरह से ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा एफ वन एफ टू इक्वल टू एक्स वन एक्स टू, यही न्यूटन का सूत्र कहलाता है। न्यूटन का फार्मूला एफ वन एफ टू इक्वल टू एक्स वन एक्स टू होता है। अब इस फार्मूले का उपयोग केवल उत्तल लेंस में ही कर सकते हैं क्योंकि उत्तल लेंस में ही वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। तो न्यूटन का सूत्र केवल उत्तल लेंस के लिए ही लागू होता है, अवतल लेंस के लिए लागू नहीं होता है। तो इस बात को नोट कर लेना क्योंकि कंपटीशन पूछा जाता है कि जो न्यूटन सूत्र किसके लिए लागू होता है, तो केवल उत्तल लेंस के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए ही न्यूटन सूत्र लागू होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।